हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 25 टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। और ये सभी के सभी पीवाईक्यू पे आधारित है। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। आंसर पता है आंसर बताएंगे, नहीं पता याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है और एग्जाम ही आपको जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल हमारे पास है कि यदि पृथ्वी परिक्रमा करना बंद कर देती है तो इसकी सतह पर आभासी भार का मान क्या होगा। ध्यान समझेंगे कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर देती है तो इसका भार क्या होगा। क्या सभी स्थान पर समान रहेगा, घटेगा, या सब जगह एक जैसा रहेगा, या कहीं बढ़ेगा तो कहीं घटेगा। तो पृथ्वी अगर चक्कर लगाना ही बंद कर दे तो सब जगह एक समान ही होंगे। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, ठीक है, तो मुख्यतः होता है, ये गोबर गैस का मुख्य घटक बोल सकते हैं, ये गोबर गैस मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस मुख्यतः जो होता है मेथेन, इसका घटक क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सेलिनोमीटर यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। क्या किसी भी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए, या रक्त में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए सांद्रता, समुद्र में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए, या मानव शरीर की मात्रा निर्धारण करने के लिए। याद रखेंगे सेलिनोमीटर का यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वह किसी भी घोल में लवण की मात्रा को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास कि मानव आंख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। यानी मानव आंख में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है, लेकिन मानव आंख पे जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब किस आकृति का होता है, कैसा होता है। याद रखेंगे प्रतिबिंब जो कैसा होता है, वास्तविक होता है यानी रियल होता है, और उल्टा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कि जब श्री x और श्री y, यानी x y यहाँ पे कोई नाम होंगे, ठीक है, तो जब श्री x और श्री y के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार का बल का प्रयोग करते हैं। जब एक दूसरे से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो किस प्रकार का बल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या गुरुत्वीय बल करते हैं, चुंबकीय बल करते हैं, नाभिकीय बल करते हैं, या दुर्बल बल करते हैं। तो देखिए गुरुत्वीय बल क्या होता है कि पृथ्वी एक दूसरे को खींचता है तब लगता है। चुंबकीय बल यानी जब दो चुंबक या एक चुंबक एक लोहा के बीच में जब बल लगता है तो चुंबकीय बल लगता है। नाभिकीय बल ये आपको मानव के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो दुर्बल बल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाथ मिलाने में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा धातु है जिसे लोहे के साथ मिला करके क्या स्टेनलेस स्टील बना दिया जाता है। किसे मिलाया जाता है, यानी लोहे में क्या मिलाया जाए कि स्टेनलेस स्टील बन जाता है। याद रखें इसकी राइट आंसर की कि क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या क्रोमियम मिला करके लोहा के साथ स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जो काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। 32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक अलौह धातु है। देखिए अलौह धातु है क्या, जो यानी जलने वाला नहीं है, क्या होगा 32 नंबर सवाल का आंसर। क्या कोबाल्ट है, निकेल है, आयरन है, एल्युमिनियम है। तो अलौह धातु की अगर हम बात करें तो ये एल्युमिनियम जो है एक प्रकार का अलौह धातु होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला। 33 नंबर सवाल वेरी वेरी सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ध्यान से समझेंगे, जैसे दूध का दही में परिवर्तित हो जाना, काष्ठ का जलना, जल में लवण का घुलना, या लोहा में मोर्चा लगाना। क्या होगा राइट आंसर 33 का। याद रखेंगे अगर हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो जल में लवण का घुलना यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो जब एक रूप से बदल जाता है और दूसरे रूप में हो जाता है और पुनः वापस नहीं आता तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे दूध से दही बन जाता है तो दही से कभी भी दूध नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होता है। यानी कौन सा ऐसा फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, कपास, गन्ना, गेहूँ, धान। याद रखेंगे गन्ना में जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सक्रिय होती है, ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर में दृढ़तम अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी अधिक मात्रा में जो स्रावित होने वाला ग्रंथि है मानव शरीर में वो कौन है। पीयूष ग्रंथि है, अवटु है, अधिवृषण है, थाइमस है। याद रखेंगे अवटु यानी थायराइड जो है मानव शरीर में स्रावित होने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि सर्वाधिकतम है।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम जो प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है, ठीक है। गैलीना से, हेमेटाइट से, पिंच ब्लेड से, बॉक्साइट से। राइट आंसर की बात करें फटाफट से आप लोग बताएंगे तो देखिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, गैलेंस पीवी प्राप्त होता है, तो पिंच ब्लेड से रेडियम की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला सवाल है 37 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। यहाँ पे क्या पूछा, अस्थायी तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है और गैस का निश्चित आकार, आकृति वगैरह भार नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये निश्चित हो ही नहीं सकता, अस्थायी हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी एक प्रकार का क्या है, गैस है और गैस इसका भी निश्चित आकृति आकार नहीं होगा, एक जगह रुक ही नहीं सकता। रेडियम का भी वही हाल है, यानी सीसा लेड जिसे बोल सकते हैं वह अस्थायी तत्व के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल हमारे पास कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, क्या क्या तीव्र अम्ल करती है, तीव्र क्षार करती है, दुर्बल अम्ल करती है, दुर्बल क्षार करती है। याद रखेंगे कि जल में घुलते समय CO2 जो उत्पन्न करती है, गैस उत्पन्न करती है और दुर्बल अम्ल, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 39 नंबर की, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल है, सैलिसाइलिक अम्ल है, या एसिटिक अम्ल है, या टार्टरिक अम्ल है। तो याद रखेंगे सिरका का व्यापारिक अम्ल अगर बात करें कि व्यापारिक नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे क्रोयोजेनेटिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। सवाल है बोला है कि क्रोयोजेनेटिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, कैसे, क्या उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से, या आणविक ऊर्जा से। तो क्रोयोजेनेटिक्स जो संबंधित होता है ये होता है निम्न तापमान से संबंधित होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला सवाल है, प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंगिक सिद्धांत जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। क्या न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लैंक के द्वारा, या फ्राइडे के द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो आप लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़े होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। 2 अगला सवाल है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थित बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान से चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको साइंस में ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान समझेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आप सिर्फ समझ के ही मार सकते हैं। तो जब किसी पिंड पर कोई स्थित बल का प्रयोग किया जाता है तो एक समान चलती है। तो ध्यान देंगे कि जब किसी पिंड पर कोई बल प्रयोग करता है तो एक समान जो चलती है वो क्या चलता है, तो त्वरण चलता है। क्या चलता है, त्वरण चलता है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, किससे, वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर, या निर्वात से होकर के। ऑप्शन की बात करें हम क्या होने वाला है, तो याद रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और कांच में कम होता है। जब क्या बोला है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह कांच से होकर के चलती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा वायु का चाल होता है, उसके बाद वायु में, उसके बाद है ना कांच में, जल में होते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है, यानी पानी को गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन क्या होगा। घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है, कमता है, यानी कमता है फिर बाद में बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर बाद में कमता है। क्या होगा राइट आंसर 44 का यहाँ पे। याद रखेंगे इसकी राइट आंसर की बात करें हम तो पहले कमता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। 45 नंबर सवाल हमारे पास है कि किसी दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। कई बार ये साइंस का क्वेश्चन हम आप लोगों को क्लियर करवा चुके हैं, साथ ही साथ इसका इफेक्ट यानी इससे मिलता जुलता जो टॉपिक होते हैं उसको भी हम क्लियर करते जाते हैं। तो दीपक बोले, लालटेन बोले, बत्ती बोले, इसमें जो अगर बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, या लालटेन या लैंप बोले तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो ये सभी की सभी घटनाएं जो होती हैं केशिकत्व के कारण ही होती हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। तड़ी चालक निर्माण होता है। तड़ी चालक जो निर्माण होता है वो किससे होता है, लोहा से, तांबा से, इस्पात से, या एल्युमिनियम से। 46 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि तड़ी चालक जो निर्माण होता है वो कहाँ किससे होता है, तो तांबा से होते हैं, तांबा से। अब बड़े बड़े बिल्डिंग देखेंगे, टावर देखेंगे तो उस पर आपको त्रिशूल जैसा एक लगा दिया जाता है, ठीक है, तड़ी चालक के लिए। किसका, तो तांबा का रहता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है।
क्या बोला कि पदार्थ का लघुत्तम यानी सबसे छोटा अंश क्या होगा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, क्या होने वाला है 47 का। तो पदार्थ का सबसे लघुत्तम अंश जो होता है वो क्वार्क होता है, ठीक है, क्वार्क, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 48 नंबर सवाल, निम्नलिखित में सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन है, सबसे पारिस्थितिक यानी सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन कौन है, क्या होगा राइट आंसर। तो क्या होगा, सर्वाधिक पारिस्थितिक ईंधन जो है वो हाइड्रोजन ही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, ईईजी का प्रयोग व्याधि के निदान के लिए किया जाता है, किसके लिए, यानी डबल ईजी का प्रयोग जो होता है किस बीमारी के लिए, यानी किस बीमारी को निजात यानी उसको दूर करने के लिए किया जाता है, हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फुसफुस। याद रखेंगे ये मस्तिष्क की बीमारी को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है डबल ईजी का, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। और आखिरी सवाल, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्या मैडम क्यूरी है, पियरे क्यूरी है, आयरिस क्यूरी है या हेनरी बेक्यूरेल है। तो रेडियो सक्रियता, एक होता है रेडियम जिसे मैडम क्यूरी के द्वारा खोज किया, रेडियो सक्रियता खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है हेनरी बेक्यूरेल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं वो सभी के सभी PYQ पे आधारित है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहेंगे वीडियो में शुरू से अंत तक के, ताकि आपको इस टाइप के जितने भी GK GS हैं आपको एग्जाम में ना कटे नंबर। हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग का चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आने का। धन्यवाद।